अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपका लॉन्ग वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने जश्न आज़ादी भी खूब अच्छे तरीके से मनाया होगा। वेल, दिन की शुरुआत करते हैं अच्छी अच्छी बातों से। मौसम कराची में तो बड़ा अच्छा है। मुल्क भर में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने आज से 21 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी है और मानसून की इन बारिशों से जहां कुछ शहरों के रिहायशी खुश हैं, तो वहीं हम जानते हैं कि ये बारिशें कई अफराद के लिए, कई इलाकों के लिए जहमत भी बन जाती है और बहुत सारी मुश्किलात भी लेकर आती है। तो ऐसे में कई शहरों और देहातों के लिए परेशानी का बाइस बनी है ये बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और नाला लई में पानी की सतह 17 फीट तक पहुँच चुकी है। अतराफ़ की आबादी को ख़बरदार भी कर दिया गया है। सायरन भी बजना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद और पिंडी की सूरत हाल हम आगे चल के ज़रूर इस पर मज़ीद तफसीली बात करेंगे। खेल के मैदान से कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं और कुछ अच्छी ख़बरें नहीं भी हैं। कुछ अच्छी ख़बरें, पहले पाकिस्तान की स्कॉश प्लेयर सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला स्कॉश टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। बेंडिगो स्कॉश सेंटर मेलबर्न में खेले गए इवेंट के फाइनल में सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया की रेचल ग्रेना को 3-1 से शिकस्त दी और ट्रॉफी अपने नाम की। एंड वेल, वर्ल्ड कप इस वक्त जारी हॉकी का, तो उसमें पाकिस्तान का दूसरा मैच है। जो हमने अच्छी अच्छी खबरें और बुरी खबरों का जिक्र किया था, बुरी उसमें से ये है कि पाकिस्तान अपना पहला मैच इंग्लैंड से 4-1 से हार गया। एब्सोल्युटली। तो 4-1 से हम अपना पहला मैच हार गए हैं। अब उम्मीद ये है कि लंबा सफ़र है और पाकिस्तान जो अगले मैचेस है ग्रीन शर्ट्स उसमें कामयाबी हासिल कर सके और वर्ल्ड कप का अपना सफ़र जारी रखे। वेल, फिलहाल बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जान। कि हमारी टॉप स्टोरी है पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं और हर कोई उससे परेशान है और ऐसे में पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया गया था जमात इस्लामी की जानिब से। तो अवाम को महंगाई से रिलीफ ना मिलने के मामले पर एक बार फिर से एहतजाज की सूरत हाल बन रही है। गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ चारों सूबाई दारकूमतों में धरने दिए थे और एहतजाज का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जमात इस्लामी का मुतालबा ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी है इसको ख़त्म किया जाए या फिर कम किया जाए और पेट्रोल की कीमत आवाम के लिए कम की जाए। और सबसे बड़ी बात जो वो ये कहते हैं कि टैक्स की मद में गरीब आवाम से जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो इलीट से कलेक्ट किए गए पैसे से कई गुना ज़्यादा है, जिससे ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम इलीट को और परवान चढ़ाता है और गरीब को दबाता है। ठीक है, और इसके साथ ही हम ज़रा अपने नुमाइंदगान, क्योंकि जमात इस्लामी ने मुल्क भर में 5 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाज भी वो कर चुके हैं और अभी भी मुल्क भर के मुख्तलिफ स्पॉट्स पे धरना दिए बैठी है। तो सबसे हम कराची और लाहौर में अपने नुमाइंदगान से जानेंगे कि क्या सिचुएशन है। पहले चलते हैं कराची। कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ील, कहाँ दिया जा रहा है धरना, ये बताइए, और क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पे? देखिए, गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो कंटेनर लगा के मुकम्मल तौर पे जो एरिया बंद है, उसके बाहर जमात इस्लामी का धरना जो है वो जैनब मार्केट की जो चौरंगी है वहाँ इस वक्त जारी है। और दो के इस वक्त कारकुन की तादाद जो है वो इंतहाई कम है, इसलिए कि सुबह जो रात की शिफ्ट थी वो इस वक्त गई है। और अब कारकुनान जो हमें बताया गया है कि तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो दोबारा यहाँ पूरा जो पंडाल है वो फरना शुरू होगा। मैं आपको बताऊँ कि जमात इस्लामी ने कल जो है वो जो है वो करने का आगाज किया था पेट्रोल की जो प्राइसेस और वो जो लेवी टैक्स है उसको खत्म करने के हवाले से। तो कल खासी रेसर का सामना करना पड़ा, आफ्टर गैस की शैलिंग वगैरह भी हुई है और उसके बाद ताहाल जो है वो धरना जारी है। और इनके जो जिम्मेदारान हैं उनके मुताबिक वो कि अभी बहुत कम तादाद है, उनका कहना है कि जब तक भत्ता टैक्स जो इनके मुताबिक है कि जो लेवी टैक्स है उसको खत्म नहीं किया जाता, धरना खत्म नहीं होगा। तो मुल्क भर के दीगर शहर हैं वहाँ भी जारी है और कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जो चौरंगी है वहाँ पर ये धरना जारी है। मुख्तलिफ नगमे और ये बताया गया कि आज से बहुत बड़ी तादाद में जो खवातीन कारकुनान हैं वो भी यहाँ जमा होंगी। 12 बजे का उनको टाइम दिया गया, तो यहाँ बड़ी तादाद में शहर के जो दीगर मकामात हैं वहाँ से जो है वो खवातीन यहाँ जमा होंगी और इस ठीक। धरने में शामिल होंगी। तो ये कफील, धरना धरने जारी है। एक जानब धरना और दूसरी जानब कराची का ओवर इंतजामी सूरत हाल क्या रहेगी ये भी बता दीजिएगा। ट्रैफिक जैम्स और सड़कों की सूरत हाल क्या रहेगी, क्या अल्टरनेटिव रूट्स रहेंगे? देखिए, ये मरकजी सड़क है जैनब मार्केट के साथ गवर्नर हाउस पे जुड़ बैक है, क्योंकि ये रेड जोन है, लेकिन यहाँ इसी के इलाकों की तादाद में तमाम ट्रैफिक है यहाँ से गुजरता है। उनको कंटेनर लगा के और ये धरने के बाद मुकम्मल तौर पर जाम है। अब जो तमाम ट्रैफिक जो यहाँ इस रूट से गुजरने वाला है वो इस वक्त डाइवर्ट हो गया है आर्ट काउंसिल वाले रूट पर और जो कराची प्रेस क्लब के साथ जो रूट जा रहा है वहाँ से। और उसके अलावा उसमें ज़्यादा ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का भी सामने से गो के इस वक्त खासा ट्रैफिक जैम भी है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो चौरंगी है वो बिल्कुल पैक चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें
जो दीगर एरियाज का ट्रैफिक भी यहाँ से हट के जो अपना अगर हम बात करें ये गवर्नर साहब को जो दूसरा रूट है वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो ये सब तमाम सूरत हाल है और क्योंकि मसाइल भी हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब तक हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते बढ़ते टैक्स के खिलाफ, लीवी टैक्स के खिलाफ, उस वक्त तक जो है वो धरना ठीक है। कफील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि आप हमें आगाह कर रहे हैं। अब अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनम साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा कि धरना आप लोग दे रहे हैं, हम सबको मालूम है कि ये मुतालबात क्या हैं। कोई राब्ता हुआ है अब तक आप लोगों से? किसी ने राब्ता किया? बिकॉज आप लोग बिल्कुल रेड जोन में बैठे हुए हैं। किसी ने अब तक मुतालबात की आपको, आपकी जो है उसकी कंप्लीशन की यकीन दहानी कराई? देखिए अभी तक तो कोई किसी ने राब्ता नहीं किया है। अलबत्ता कल जो है वो गवर्नर साहब ने इस बात का इंदिया दिया था कि मैं आना चाह रहा हूँ धरने में गुज़िश्ता रोज। ठीक। अच्छा मोनिम साहब, यकीनी तौर पर इससे पहले आपके इस धरने को बिजली के जो IPPs वाला मामला था उससे जोड़ा जाता है। बड़ा प्रेशर था, चंद IPPs से गवर्नमेंट ने मुआहदे भी किए और उसके बाद लोगों की, आवाम की उम्मीद भी बंधी कि शायद इस मामले पर पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी बात बन जाएगी। अब गवर्नमेंट क्लियरली इसको IMF का मुतालबा कहती है। आपने क्या रोड मैप तैयार किया है कि अगर आपसे बात करती भी है गवर्नमेंट तो आप क्या बताएंगे कि जी यहाँ से आप टैक्स ले सकते हैं और ये लेवी लोगों से हटाएं जो गरीब के ऊपर भी आता है? देखिए जी, हम यही बात कर रहे हैं कि लेवी जो है ये तो एक भत्ता टैक्स है कि जो हुकूमत वसूल कर रही है आवाम से। भत्ता टैक्स है 80 रुपए। देखें अभी इस वक्त जो है वो 80 रुपए का मतलब है कि 25% पेट्रोल पे, 1 लीटर पेट्रोल पे 25% जो है वो भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये गरीब आवाम पर, ये एक मजदूर पर, ये एक तालिब इल्म पर जो मोटरसाइकिल चलाता है, ये एक फूड डिलीवरी करने वाले पर, ये और इसी तरह मीडिया जो हमारे मीडिया पर्सनल होते हैं, इन सब लोगों पर के जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, 80 रुपए यानी 25%, ये तो भत्ता टैक्स है जिसका खत्म होना जरूरी है। और हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं, भत्ता लेवी टैक्स खत्म किया जाए, IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और एक आम आदमी को जिंदगी गुजारने की जो है वो जिंदगी गुजारने के लिए सहूलत दी जाए कि वो आम आदमी परेशान है कि 2 वक्त की रोटी किस तरह कमाएगा, घर का किराया अदा करे, बिजली का बिल अदा करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरह अपनी जो है वो जो है जिंदगी गुजर सकेगी, उसकी परेशान है आदमी। अच्छा मोनिम साहब, एक जानिब तो हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमने तो 1 साल का बजट बना दिया है और हमने बजट में से IMF को कर्जा तो वापस हमारा खून ही चूस के देना है ना, लेवी डाल के। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के सामने घुटने टेक देती है। पहले OMCs के सामने घुटने टेक दिए, अब जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सामने भी घुटने टेक दिए, उनका भी मार्जिन, और पेट्रोलियम डीलर्स वाले उनका भी मार्जिन बढ़ गया। तो फिर क्या करे अवाम? अवाम भी जत्था दर जत्था निकल जाए ताकि वो भी हुकूमत के घुटने टिकवाए, करें क्या? बस देखिए जी, जमात ने लोगों को मुनज़्ज़म किया है और पूरे मुल्क में जमात इस्लामी वाहिद जमात है कि जिसने चारों सूबों में बैक वक्त गवर्नर हाउसेस पर और पंजाब CM हाउस पर जो है वो तख्ते लाहौर पर के सामने धरना दिया है, लोगों को मुनज़्ज़म किया है। हम पुरअमन जमहूरी आइनी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और हमारा मुतालबा यही है कि एक कॉमन मैन का, एक आम आदमी का मसला होना चाहिए कि जिसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना एक मुश्किल हो गया है। वो 1 वक्त की रोटी खाता है, दूसरे वक्त की रोटी का फिक्र होती है। और देखे ना, ये हुक्मरान, उन्होंने गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात मान ली, उन्होंने इसी तरह पेट्रोलियम डीलर्स की बात मान ली, बढ़ा दिया जनाब 8.15 से जो है उन्होंने 9.85 कर दिया, उनका जो है बढ़ाकर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन सबके बावजूद भी अपनी शाखर्चियां कम करने पे ये लोग तैयार नहीं होते। अब आप देखें ना, FBR ने जो कलेक्शन की है वो 11% कम है। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा 11 अरब का जहाज खरीदा गया उनके लिए जो है। इसी तरह 9 करोड़ की गाड़ी सेनेट चेयरमैन के लिए खरीदी जाए, इनके प्रोटोकॉल कम ना हो, इनके पेट्रोल इनका कम ना हो। तो भाई ये सारी चीजें आप देखें ना, 360 अरब रुपए इनके फ्री पेट्रोल पे खर्च हुआ है, इनकी फ्री बिजली पे 280 अरब रुपए खर्च हुए हैं। इनके सारे शाहाना अखराजात जो है इनके अल्ले तल्ले इस पे खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये अपने अरबों रुपए कम करें ना अपने शाहाना अखराजात।
कि आम आदमी से कहते हैं सादगी इख्तियार करो, आम आदमी से कहते हैं किफायत शुमारी इख्तियार करो, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं? खुद तो मोनिम ये साहब, लूट क्या रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? बहुत सारे मामलात हैं जिनको साथ लेकर पूरा मुल्कगीर एहतजाज आपका है ये। अब इसमें IPPs वाला मामला भी है, लेवी वाला मामला भी है, शाह खर्चियों वाला मामला भी है। फोकस क्या रहेगा जब इस पर फाइनली कोई बातचीत आगे बढ़ती है? और वही वाली बात कि इसको खत्म कराने के लिए, इसको कम कराने के लिए किस हद तक जाएगी जमात इस्लामी? देखिए जी, जमात इस्लामी तो आवाम का मुकदमा लड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि आवाम को जीने का हक दिया जाए। देखिए, इसमें मेरा इसके नतीजे में कोई फायदा मुनीम जफर को हो जाएगा, जमात इस्लामी को फायदा होगा, ये तो कॉमन मैन का मसला है, हर आदमी का मसला है कि पेट्रोल की कीमत से हर चीज जुड़ी हुई है। पेट्रोल की कीमत के नतीजे के अंदर आप देखें ना, अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के नतीजे में। तो हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह मुतालबा ये है कि पेट्रोल की कीमत कम करो और लेवी इस पर बराह रास्त जो है वो लेवी की शक्ल में पेट्रोल पे जो टैक्स आयद कर दिया गया है, जो 80 रुपए मैंने आपको बताया, जो 25% बनता है 1 लीटर पर, वो आप जो है ये बत्ता टैक्स वसूल कर रहे हैं। इसका खात्मा जरूरी है, इसी के नतीजे में एक आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। मुनीम साहब, एहतजाज आप कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कब तक जारी रखेंगे? हौसला टूट तो नहीं जाएगा? नहीं, बैठे में इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा कराची में हमने 29 दिन बैठे, मुतालबात मनवा कर उठे, वरना ये जमहूरियत पुकारने वाले लोग ये तो बल्दियाती इलेक्शन कराने पर भी राजी नहीं थे। ये गए गुजरे लूले लंगड़े इलेक्शन भी कराए हैं तो जमात इस्लामी के प्रेशर के नतीजे में कराए हैं। 29 रोजा धरना हमने दिया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे धरने को दूसरा दिन है। तो अभी तो ये आगाज हुआ है, अभी तो इंशाअल्लाह ताला ये धरना आगे बढ़ेगा और अवामी मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। ठीक है। एक चीज़ मोनिम साहब बस ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें आप सिर्फ विफाक से बात करेंगे, या चूँकि मुख्तलिफ जगहों पर आपके धरने जारी हैं तो आपका फोकल पर्सन कौन होगा सिंध की, अगर हम खास करके बात करते हैं? देखिए जी, हम गवर्नर हाउस पर इसलिए आए हैं कि गवर्नर साहब वफाक के नुमाइंदे हैं। वैसे सूबाई हुकूमत सूबा सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी भी वफाक है, MQM भी वफाक है, यही सब लोग वोट देते हैं इनको। यही लोग जो है वो जरदारी साहब को वोट दे के इन्होंने एग्जाम कर दिया कि वो हर तरह के हिसाब से बाला तारे। MQM है ना उसमें, तो MQM, पीपल्स पार्टी, नून, ये सारे लोग जो है वफाक का हिस्सा हैं। लेकिन हम बराह रास्त क्योंकि गवर्नर साहब जो है वफाक के नुमाइंदे हैं, हम गवर्नर हाउस पर मौजूद हैं और इसी तरह हम तीनों सूबों के अंदर गवर्नर हाउस पर हैं और तख्ते लाहौर के सामने भी हैं, CM हाउस के सामने हैं, क्योंकि वो बराह रास्त नुमाइंदे हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं। तो हम इन चारों जगह पर मौजूद हैं इंशाअल्लाह। और बातचीत के दरवाजे हमेशा सियासत के अंदर बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं, ये सारे दरवाजे खुले हैं। असल मसला ये है कि आम आदमी का मसला हल होना चाहिए। यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया मोनिम जफ़र साहब। देखते ये है कि किस तौर से आपके इस एहतजाज को केटर करती है और क्या गरीब आवाम के ऊपर जो बोझ डाला जाता है उसको कम करने के लिए हुकूमत को इकदाम उठाती है या नहीं। एंड वाइल वी आर टॉकिंग कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, एट द सेम टाइम एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं वो भी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं गुड ट्रांसपोर्टर्स के साथ, और इस वजह से ये एहतजाज जो है क्या मज़ीद मुश्किलात आवाम के लिए और हुकूमत के लिए लेकर आ सकता है। बट एट दिस पॉइंट टाइम खबर ये है कि अब जो है इस एहतजाज को मौखर कर दिया गया है 40 रोज़ के लिए, और 40 रोज़ बाद दोबारा से जो है इस बात का तयन करके एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा कि आया हुकूमत की जानिब से जो है ये मुतालबात पेट्रोलियम डीलर्स के या गुड ट्रांसपोर्टर्स के मान लिए जाते हैं या फिर नहीं। देखिए, मार्जिन बढ़ाने की बात कर दी गई है, टोल टैक्स में कमी की बात की गई है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हर 15 दिन बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उसको लागू करने का कहा गया है। मोहम्मद अवैस चौधरी साहब अब सदर हैं ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के। अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो मुतालबात आप लोगों के मान लिए गए हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इस चीज़ पे कितनी आप लोगों को ऑथेंटिसिटी दी गई है कि 15 दिन की पेट्रोल प्राइस मैकेनिज्म जो है उसी पे आएंगे, क्योंकि हुकूमत तो इस पे बज़द थी कि नहीं जनाब, इंटरनेशनल हालात की वजह से हम यौमिया ही रद्द-बदल करेंगे। मुझे मौका दिया अपना मौक़िफ़ बयान करने का। कल हमारा हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदा हो चुका है। हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं लिए, हमने तहरीरी एग्रीमेंट किया उनके साथ, जिसके ऊपर अब्दुल अलीम खान साहब ने, मिनिस्टर वफाकी जो पेट्रोल इसके हैं मवासलात के, उन्होंने हमारे पंडाल में आके उसके ऊपर दस्तखत किए थे। हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। इन्होंने हमसे 10 से 15 दिन का वक्त मांगा है ताकि ये कैबिनेट से अप्रूवल लेके इसका जो रोजाना की तब्दीली है रद्दोबदल में डीजल की कीमतों में, इसको ये कम से कम 15 दिन के ऊपर लेके जा सके।
और इन्होंने ये हमें लिख के दिया एग्रीमेंट की जो असल कॉपी है वो मेरे हाथ में, अब्दुल अलीम खान साहब के सिग्नेचर इसके हुए हैं। तो इन्होंने हमें लिख के दिया है कि ये इसको 15 दिन के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। अवैस साहब, अगर आप सीधा सीधा हमें बता दें कि वो सारे मुतालबात जो मान लिए गए हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स भी ज़रा इन्फॉर्म्ड हो जाए इस बारे में, ख़ास करके मार्जिन के बारे में, लेवी के बारे में अगर कोई बात हुई है, और फिर बाकी जो दीगर चीज़ें। जी, जो हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इशू थे उनके बारे में इनके साथ हमारी सैर असल गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ नशिस्तें होती रही हैं। जो चीदा चीदा मुतालबात थे उनमें एक्सल लोड लिमिट की इम्प्लीमेंटेशन पूरे पाकिस्तान में की जाएगी और इसको इन्फोर्स किया जाएगा सोर्स पॉइंट से, मतलब कि जहाँ से लोडिंग होती है हमारी गाड़ियों की। ये हमारा बड़ा दरीना मुतालबा था जिसको गवर्नमेंट ने अब तस्लीम कर लिया है। इसमें पोर्ट्स, गोदाम, फैक्ट्रियां, यहाँ से गाड़ियों के ऊपर वजन कानून के मुताबिक लोड करके भेजा जाएगा। इसके साथ साथ एक और इशू था जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स के लिए कस्टम का एक एक्ट है, एक उसका एसआरओ आया था 1619। उसके तहत हमारी गाड़ी को जब्त किया जा सकता था, ख्वाह उसके ऊपर एक कार्टन ही ऐसा क्यों ना हो या थोड़ा सी क्वांटिटी में माल क्यों ना हो जो नॉन कस्टम पेड हो या जिसकी ड्यूटी कम पे की गई हो। तो वो खत्म कर दिया गया है और उसका भी हम इसमें रिटर्न में लिखा गया, अब हमारी गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा अगर उसमें थोड़ी क्वांटिटी में ऐसा माल मिलेगा। अगर सारी गाड़ी ही नॉन कस्टम पेड माल से है तो जाहिर है वो स्मगलर है, वो ट्रांसपोर्टर नहीं है, उसका हक बनता है कि उसकी गाड़ी को जब्त किया जाए। ठीक। इसके साथ अगर हम बात करें इंश्योरेंस के हवाले से था, कुछ हमारे सूबाई इश्यूज थे कि सूबे की सिंध की इंश्योरेंस को केपीके वाले नहीं मानते थे, केपी वाले की जो वहां से जो फिटनेस सर्टिफिकेट था उसको ये पंजाब वाले नहीं एक्सेप्ट करते थे, तो वो भी अब एक्सेप्ट हो गया। हमने एग्रीमेंट में रिटर्न में लिख लिया है कि चारों सूबों में रूट परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस, इन चीजों को ये सारे एक्सेप्ट करेंगे। एक हमारा बहुत बड़ा मसला था ड्राइविंग लाइसेंस का, हमें डायरेक्ट हमारे ड्राइवर्स को एचटीवी लाइसेंस नहीं बना के दिए जाते थे, वो मामला भी हमारा हल हो गया है। अब तमाम जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो पंजाब से, इसके बाद कराची से, सिंध से, और कराची में मोटरवे पुलिस की तरफ से एक ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी का क्याम 15 दिन के अंदर लाया जाएगा। इसके बाद हमें ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डायरेक्ट हमारे ड्राइवर्स को ट्राई लेने के बाद, उसका टेस्ट लेने के बाद डायरेक्ट एचटीवी लाइसेंस बना के दिया जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा मसला था जो इस हमारे एग्रीमेंट में इसको लिख लिया गया और ये मसला हल हुआ है। इसी तरह ये मेरे पास और चीजें लिखी हुई हैं। एक और था जी कि हमारी गाड़ियों को टारगेटेड चालान किए जाते थे, तो वो भी हमने इनसे कहा है और उन्होंने हमें लिख के दिया है कि गाड़ी को जो चालान होगा वो चाहे किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट अदारे की तरफ से हो, वो सिर्फ उसी वक्त होगा जब उसने किसी कानून की खिलाफवर्जी की होगी। रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए टारगेटेड चालान नहीं किए जाएंगे। एक और हमें मसला था टैक्स के हवाले से कि विद होल्डिंग टैक्स को इन्होंने इजाफा करके इस दफा हमारे ऊपर 1% बढ़ा के उसको 6 से 7% कर दिया था। वो हमने इसमें लिखवा लिया है, कैबिनेट से अप्रूवल होनी है, 15 दिन का टाइम लगेगा, वो उसको 7% से वापस 6% के ऊपर लेके आएंगे। और नेक्स्ट बजट में हुकूमत ने हमें गारंटी दी है कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी उसको 6% से रिड्यूस करके 2% के ऊपर लेके आने में। तो ये वो चीजें हैं जो चीदा चीदा हमने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, लिख लिया है। और एक और था हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स के जगह के हवाले से, यहाँ कराची में पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए थी 17 एकड़ की, तो वो भी इन्होंने, दोनों ने, सिंध गवर्नमेंट ने भी कमिट कर दिया, लिख दिया, इसी तरह केपीटी ने भी कमिटमेंट दी है और लिख दिया है कि वो यहाँ 17 एकड़ हमें पार्किंग के लिए भी दे रहे हैं और एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रकिंग स्टेशन बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन नॉर्दर्न बाईपास पे कराची में ट्रांसपोर्टर्स को अलॉट की जाएगी और उसमें से 350 एकड़ जो है वो फौरी तौर पे दी जाएगी और जो 1000 एकड़ का ट्रकिंग स्टेशन है वो 1 साल के अंदर अंदर बना के दिया जाएगा। तो ये वो मसाइल थे जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश थे, जिनके हल के लिए हमने इनको 40 दिन का वक्त भी दिया है। हमने जो हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था, खत्म करने का नहीं, वो इसी वजह से था। कुछ इसमें ऐसे इकदाम थे जो फौरी नौयत के थे, उनको फौरी तौर पे कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जिनके लिए इनको कैबिनेट से अप्रूवल की जरूरत थी, तो उसके लिए इन्हें 1 से 2 हफ्ते लगने थे। तो हमने इन्हें 40 दिन दिए है कि अगर आपने इस मुआहदे से रूगर्दानी की या इससे इनहराफ करने की कोशिश की तो हम फिर 40 दिन बाद दोबारा सड़कों के ऊपर हो गए। और ये 40 दिन का जो वक्त है, ये समझ लें हमने इनके ऊपर चेक रखा है कि हम आपकी निगरानी करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे चीज़ों को, हम आपसे राब्ते में रहेंगे और आपने हमारे साथ बैठ के ये चीज़ें सारी सॉर्ट आउट करनी है। एक और अच्छी पेशरफ्त हमारी और गवर्नमेंट की ये हुई है कि हमने सूबाई जो इश्यूज़ हैं उनके लिए कमेटियाँ भी बनवा ली हैं। जैसे पंजाब के हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, वहाँ लोकल जो मसाइल हैं, केपीके में ऐसे है, बलूचिस्तान में ऐसे है, अमन ओमान की सूरत हाल है,
तो वहाँ के जो हमारे लोकल एसोसिएशंस के इत्तेहादी हैं, उनके साथ कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ बैठ के इन एग्रीमेंट्स को देखेंगी, इन जो माहदे में चीज़ें हुई हैं, उसका फ़ॉलो-अप भी रखेंगी और जो उनके वहाँ लोकल इश्यू हैं, उनके ऊपर भी जो चीज़ें मिल बैठ के तय की जाएँगी। हम्म। यानी कि अवैस साहब, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। आपका सिर्फ पेट्रोल का या डीजल का इशू नहीं था, आपके दीगर मुतालबात भी थे। तो क्या मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि पेट्रोल और डीजल की रद्दोबदल की वजह से बाकी मामलात एग्रेवेट हुए? इतने सारे मामलात थे तो आप लोगों ने पहले हुकूमत को नहीं बताए थे? जी, ऐसे है कि जब भी कुछ चीज़ हाइप क्रिएट हो जाती है ना, किसी एक वजह से उसको स्पार्क मिल जाता है। इश्यूज़ तो हमारे पहले भी थे। हम उनको बर्दाश्त कर रहे थे, वक़्त के साथ लेके चल रहे थे। लेकिन जब ये डीज़ल वाला मामला हुआ और रोज़ाना रद्दो-बदल का इश्यू आया, तो इसने हमारी कमर तोड़ के रख दी ट्रांसपोर्टर्स की। तो हम्म। इसने स्पार्क कर दिया उन सारे मसाइल को। तो हमारा तो एक लंबी लिस्ट थी, लंबा अंबार था बहुत ज़्यादा मसाइल का। तो फिर हमने वो सही। सारे ही गवर्नमेंट के सामने रखे। उसमें से जो फौरी नौइयत के थे वो हमारे हल हो चुके हैं और जिसमें 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगने हैं उनके लिए हमने कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। या जैसे कि मैं एक और वाज़ा करता चलूँ कि एक्सेल लोड लिमिट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमने एक कमेटी बनवा ली है, जो जी। मॉनिटर करेगी उसको वीकली और मंथली बैठ के। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अवैस चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये आपका मुहादे की जानिब सूरत हाल बढ़ रही है, ये बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देगी, लेकिन अभी ये फिगर आउट करना है कि क्या इन द लॉन्गर रन जो तमाम तर मुहादे किए जा रहे हैं, जो मार्जिन बढ़ाया जा रहा है, वो आवाम को किस तौर से अफेक्ट करेगा। बल्कि यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मौसम की अगर बात कर लें तो मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में मानसून का नया स्पेल जो इस वक्त मुतहर्रिक है, मूसलाधार बारिशें हैं, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ रहे हैं। इसके अलावा दरियाओं और डैम्स में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। वैसे तो महकमा मौसमियात कहता है कि 17 से 21 अगस्त तक बारिशों की पेश गोई है, लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद पिंडी में सिचुएशन बनी हुई है वो थोड़ी सी वरीसम हो रही है। ख़ास तौर पर रावलपिंडी नालालई, जिसकी सतह बुलंद हो गई है, 17 फीट तक बिफर भी गया है और वहाँ पे ख़तरे के सायरन भी बजा दिए गए हैं। बात करते हैं इशार खान, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कल बहुत पानी जमा हुआ रावलपिंडी इस्लामाबाद के इलाकों में, कुछ घरों में भी पानी दाखिल हुआ, तो क्या सिचुएशन इस वक्त है बता देंगे हमें इसरार। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। बताइएगा क्या सिचुएशन है। अभी तो मजीद बारिशों की पेश गोई है, लेकिन एज ऑफ नाउ कितनी बारिश हो चुकी है और कितनी तबाही मचाई है इस बारिश ने? जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बता दूं कि बारिशों का सिलसिला पिछले ये मानसून का पूरा जो सीज़न है इसमें बार-बार बारिशें हो रही है और गुज़श्ता रात भी यानी कि रात बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो कि वक्त तक जारी रहा और अब ये थोड़ा सा जो है ना बारिश रुक चुकी है इस वक्त। और सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो 145 मिलीमीटर बारिश जो है वो बोगरा के मुकाम पर हुई, जबकि 134 मिलीमीटर जो है वो कोलरा। इस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन जो ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई वो 145 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। नाला लई में पानी की सतह एक बहुत ऐसा आया था कि सुबह तकरीबन कोई 6 से 7 बजे के टाइम पे पानी की सतह गोवाल मंडी में 20 फीट तक जा चुकी थी, जो कि अलार्मिंग है और यकीनी तौर पर अलार्म भी बजाए गए, क्योंकि ऑलरेडी जब बारिश शुरू होती है तो तमाम जो टीमें हैं वासा की और दीगर जो ज़रूरी इंतज़ामिया है वो जो है मौजूद होती है शहर भर में और मॉनिटर करती है तमाम चीज़ों को। और ये सिचुएशन थी सुबह सवेरे जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो जिसके बाद नाला लई में पानी का लेवल भी बढ़ा, तो तमाम जो इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद हो, डेफिनेटली फिर वो अलार्मिंग सर, भी हुआ। जो फुटेजेस हम देख रहे हैं, कमर तक लोगों के पानी है, लोग सामान अपने कांधों पे ढोए निकल रहे हैं। कौन से इलाके थे ये जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है? पानी निकाल दिया गया? फैसल भाई, रावलपिंडी में जब भी बारिश होती है तो वो बारिश अगर 50 मिलीमीटर से अबव हो जाए तो जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी लाजमी आता है। लेकिन ये है कि जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो विद इन 20 मिनट्स, चूँकि ये जो खित्ता पटवार है नशेबो फराज पर है और यहाँ पर चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इस यहाँ को जो एक हम क्या कहते हैं प्लस पॉइंट जाता है, एडवांटेज है इस इलाके को, कि यहाँ पर बारिश के 20 मिनट बाद पानी नहीं होता। और वैसे भी जो इदारे हैं यहाँ पर इतने एक्टिव होते हैं
कि जहाँ कहीं भी उन पॉइंट्स पता है कि इन इलाकों में पानी आना है, जैसे कि डोक खब्बे का इलाका है, डोक इलाही बख्श का इलाका है, डोक काला खान का इलाका है, भाबड़ा बाजार है, इस तरीके से अंदरून शहर के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बारिश के बाद पानी आता है, क्योंकि एक तो वो इलाके नशीली है, दूसरा ये कि इन इलाकों के बीच में जो है वो सेवरेज के नाले गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब बारिश होती है तो उन नालों का लेवल बढ़ता है, ठीक जिससे है, पानी आपसे इसरार मज़ीद भी जानते रहेंगे। और आपने इसके नाले गुजर रहे हैं, तो क्या इस पर ये थोड़ा ध्यान डालने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ भी इंक्रोचमेंट्स हैं, यहाँ भी चौक पॉइंट्स हैं, और क्या अगर चौक पॉइंट्स है तो आने वाले वक्तों में हुकूमत इसके ऊपर कोई काम कर रही है या नहीं। लेकिन बहरहाल जो वेदर की ओवरऑल सिचुएशन है उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब मज़ीद पेशगोई की गई है और 21 अगस्त तक ये बारिशें जारी रहेंगी। ख़ास करके जो अपर एरियाज़ पे बारिशें हैं वो मज़ीद किस हद तक लोगों के लिए क्रिटिकल साबित हो सकती है, ये भी जानना है। और इसी बीच जो हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में बारिशों की पेशगोई है, गिलगित में है, बल्दिस्तान में बारिशों की पेशगोई है, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें होंगी। इसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये स्पेल जो नया आएगा इसमें बलूचिस्तान में बारिशों की और वहाँ जो खुश्क साली की सूरत हाल है उसमें किसी हद तक फ़ायदा हासिल हो सकेगा इस सूबे को, तो क्या वो भी फ़ायदेमंद होगी, क्या मुसलसल बारिशें होंगी, ये भी जानेंगे आगे चलकर। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो हमने जुलाई में सिचुएशन देखी थी वो तो कम पड़ती जा रही है। जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सिचुएशन बनी है, बात कर लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो ये जो स्पेल है ये हम देख रहे हैं कि पिंडी में और इस्लामाबाद के लिए काफ़ी भारी पड़ रहा है। थोड़ा सा बताइएगा कि कितना हैवी ये स्पेल है और कितना मज़ीद ये चलेगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मौजूदा स्पेल जो है ये गुज़िश्ता रात से शुरू हुआ और ये 21 तक जो है वो वक्फे वक्फे से रहेगा। और इस दौरान जैसा कि आपने इस्लामाबाद की बात की तो सबसे ज़्यादा गोलड़ा में 145 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, और इसी तरह जो है वो 0 पॉइंट पे 57, सैदपुर में 41 और पिंडी में भी इसी तरह 100 प्लस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। ये सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जो है 17 तारीख तक जारी रहेगा कश्मीर इस्लामाबाद के लिए, लाइक वाइज जो है केपी के लिए भी। और अगर हम बात करें जैसा कि पंजाब के लिए भी, तो पंजाब में 20-21 तारीख को स्पेशली जो है वो फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, भक्खर, साहिवाल, पाकपतन, भावलपुर, भावलनगर, डीजी खान, यानी कि जो सदरन आप कह लें पंजाब, जहाँ पे एज सच अभी इतनी ज़्यादा बारिश हुई, वहाँ भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ इससे बारिशें हो जाएंगी। जहाँ तक बलूचिस्तान की आपने बात की, तो जो बलूचिस्तान के भी जो है वो जो ऑलरेडी रेन पॉन एरियाज़ हैं वहीं पर बारिश के इम्कानात हैं, और वो भी इतनी ख़ास बारिश नहीं है कि बलूचिस्तान की खुशहाली को दूर कर सके। ठीक है अंजुम साहब, गोलरा में जिस तरह से बारिश का कहा गया 145 मिलीमीटर की, इस तरह की कोई मज़ीद बारिशें इस एरिया में एक्सपेक्टेड हैं आगे चलकर? जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि हर जगह पानी जमा है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, तो क्या ये सिचुएशन दोबारा बन सकती? जी बिल्कुल, 21 तारीख तक जो है ये हमारे पास स्पेल मौजूद है, और इसमें दोबारा भी हैवी रेनफॉल के इम्कानात जो है उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ओके, और सदर्न पार्ट हमारा कैसा? बलूचिस्तान की तुमने बात की, सिंध की अगर थोड़ी सी बात कर लें, ख़ास तौर पे कराची की। देखिए, सिंध की अगर आप बात करते हैं तो सिंध में फिलवक्त कोई एक्टिविटी नज़र आ नहीं रही है अगले 8 से 10 रोज़ के दौरान। ऑल्दो के एक कह लें आप डिप्रेशन जो है वो वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल पर आज डेवलप हो चुका है। ताहम तवक्को इस बात की है कि वो भी जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर ही मूव करेगा, यानी कि हिमालय की बेल्ट के साथ साथ नेपाल और इससे मुल्लिका इलाकों और होता हुआ अपर पाकिस्तान को इस इम्पैक्ट दे सकता है। सदरन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान जिसमें आप सिंध कह लें, वहाँ पर फिल वक्त किसी तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। लाइक वाइज कराची के लिए भी सेम सिचुएशन है, लेकिन कराची का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार है। बादल मौजूद रहते हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं बूंदाबांदी टाइप की बात जो है वो रात गए हो जाती है। सही। और नज़ीर साहब, इन दी एंड नाला लई में जो इस वक्त सूरत हाल है और उससे मुल्का इलाके कौन कौन से अफेक्ट होंगे, ये जो मज़ीद बारिशें होनी हैं ये किस हद तक सूरत हाल को क्रिटिकल कर सकता है, और कौन से और ऐसे नाले हैं जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं इन बारिशों में? देखें, जैसा कि नाला लई है, सुआ रिवर है, और इससे मुल्का जो E11 वाली साइड है जहाँ पर नाला चौक हो जाता है, ये सारी वो जगह हैं जो कि हैज़र्ड्स हैं। तो यहाँ पर जो रहने वाले हैं उन लोगों को जो है ख्याल करना चाहिए। ज़ाहिर है नाला लई पे तो स्टेट ऑफ आर्ट अलार्मिंग सिस्टम मौजूद है, तो वहाँ पर तो अलार्म हो जाता है जब सिचुएशन पैथेटिक होती है।
ताहम स्वां और दीगर जो इलाके हैं और स्पेशली जो E11 का नाला है उस पे लोगों को जो है ना उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब। आप हमें आने वाले दिनों में मौसम क्या करने के हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो तमाम तर लोग जो इस वक्त ख़ास तौर पे इस रीजन में हैं जहाँ पे तेज़ बारिशें हो रही हैं, दूर रहिए, महफूज रहिए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन से हाज़िर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। और अब वक्त आ गया है कि हम इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन क्या बनती जा रही है इस पर भी बात करें, और ख़ास करके जो मक्का मुआहदा हुआ है उसके बाद अमेरिका क्या किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू सारे सिनेरियो में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के हक़ में आ रहा है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जनाब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगी कशीदगी के दौरान तेहरान की जानिब से सख्त बयानात का एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि सिलसिला जारी है। ईरानी क़यादत ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है, लेकिन खित्ते की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और अहम जो पैगाम है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान एज ए साइड, सऊदी अरब और तुर्की के जो मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा है इसका खैर मकदम किया है। और फिर ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को इसकी मुबारकबाद भी पेश की है कि फाइनली डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि एक मुआहदे की तरफ आ रहा है, मशरिक़ वुस्ता इकट्ठा हो रहा है, जो कि खासा सरप्राइजिंग है बहुत सारे लोगों को, जिनको ऐसा लगता था कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि गल्फ़ जो है उससे रिलायंस हटाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तरफ जाए। माहिर बैन अल-अक़वामी मूड डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे देखती हैं इस सिचुएशन को कि डोनाल्ड ट्रंप वेलकम कर रहे हैं मक्का पैक्ट को? जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही बताकर जो है आगे बढ़ा गया था, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका की मतलब परमिशन तो नहीं कहना चाहिए, इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, अमेरिका को उस के स्टैंस को मनुज़ खातिर रखे बगैर जो है ये तीनों ममालिक का ये मुआहिदा जो था वो शायद पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अमेरिका के तीनों ही ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं गुज़श्ता बहुत दिहाइयों से। तो अमेरिका को जनाब यही बताया गया था कि ये एंटी ईरान भी हो सकता है, हालांकि हकीकत तो ऐसी नहीं है, ईरान का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अमेरिका ने तो उससे भी शायद इसको खुश आइन इक़दाम जो है वो करार दिया है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। खलीजी ममालिक में फ़ौजी अड्डों की जो हालत है वो पूरी दुनिया इस वक्त जानती है। अमेरिका जो कि आप देखें कि सबसे बड़ा दुनिया में कहना चाहिए कि ओवरसीज मिलिट्री नेटवर्क अलायंस अमेरिका का है। 80 ममालिक में 750 के करीब उसके जो फौजी अड्डे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो उनकी डेटरेंस थी, या आप कह लें कि जो महफूज तरीन जो उसके अड्डे थे वो खलीजी ममालिक में ही थे। लेकिन खलीजी ममालिक में भी जो है वो ना वो सिक्योरिटी गारंटी के तौर पर सामने आए और ना अब खलीजी ममालिक अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट इससे पहले होना और अब तीनों ममालिक का डिफेंस पैक्ट होना इस बात की अलामत है कि ये तीनों ममालिक अब सब एक दूसरे की जानिब ही देख रहे हैं, अमेरिका की जानिब कम से कम देख रहे हैं। तो अमेरिका इस मामले में भी थोड़ी जो वो कर रहा है जनाब के मिस्टेकली थॉट के, नॉट मिस्टेकली थॉट, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है ये बात कि ये बिल्कुल एंटी ईरान नहीं है, और ये इसीलिए क्योंकि हमारी जो जारादारी थी खलीजी ममालिक से हट चुकी है। जैसे बिल क्लिंटन का जो एक बयान है जनाब कि अमेरिका जो है खलीजी ममालिक को जो खो चुका है और उसको खुद इस बात का इदराक अभी तक नहीं हो रहा है। सो बिल क्लिंटन क्या अमेरिका को इस बात का बहुत अच्छे से ये बात मालूम है और डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, लेकिन फिर भी वो गाहे बगाहे इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिसको अब तो व्हाइट हाउस खुद भी निगेट कर रहा है। जैसे कि 2-3 दिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया जनाब कि हम अपना हरबस को जो है वो अपना इलाका शामिल कर लेंगे, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इजिप्ट बीइंग पार्ट ऑफ मक्का पैक्ट? क्या इजिप्ट, वी बीन नोइंग कि इजिप्ट की भी अलायंस रही है टुवर्ड्स यूएस, इजिप्ट की अलायंस रही है टुवर्ड्स इजराइल, एर्दोआन साहब चाहते हैं कि इजिप्ट भी इसका हिस्सा बने। ये कितना वाइबल समझ में आता है जब एक सारे ममालिक ने मिलकर एक यूनिटी क्रिएट करनी थी, और क्या इजिप्ट एक अपना रोल इस अलायंस में प्ले कर सकता है अगर उसे शामिल कर लिया जाएगा? मैं आपकी इस बात का जवाब रेफरेंस से दूंगी। मिडिल ईस्ट आई एक मतलब एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है लंदन में, और उनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल तैयब रजब एर्दोगान साहब जो हैं वो चाह रहे थे तुर्किया के कि कतर को जो है वो कायरा को शामिल किया जाए, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं चाह रहा था कि इस पर कतर को जो है वो शामिल किया जाए। हालांकि कतर ने इस ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट ईरान इसराइल और यूएस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी इस साल से किरदार अदा करने की बिल्कुल कोशिश की,
ठीक है, कि उसका नाम इसके दरमियान में आया जाए, लेकिन सऊदी अरब जो है वो ऐसा नहीं चाह रहा था, क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि फिलफोर फायदा जो हो रहा है वो सऊदी अरब से होता नजर आ रहा है, पाकिस्तान और तुर्किया से। और फिर उसके बाद तुर्किया के भी बेतहाशा फवाइद है जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन कायरा का ऐसा इंटरेस्ट जो उसमें लेने देने की बात जो है वो सऊदी अरब को समझ में नहीं आ रही थी। तो इस वक्ती तौर पे अगर कायरा शामिल नहीं हुआ तो बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया, जबकि अभी भी इजिप्ट जी आप कतर की बात कर रहे हैं और इजिप्ट की बात भी कर रहे हैं। सॉरी, इजिप्ट जो है वो इजिप्ट इस वक्त अगर शामिल नहीं हुआ है, कायरा इस वक्त शामिल नहीं हुआ है, तो सऊदी अरब की वजह से शामिल नहीं हुआ है। और अगर वो होगा तो तुर्किया की वजह से शामिल होगा। सालिस का किरदार तो पाकिस्तान कतर के साथ मैं कह रही थी कायरा ने भी करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें जो हिस्सा इस तीन ममालिक के दरमियान दफाई में मुआहदे में जो नहीं हुआ वो सऊदी अरब की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो कायरा को नहीं चाह रहा था। अब देखिए फिलफोर फायदा जो इस पर सऊदी अरब को किस तरह से हो रहा है कि सऊदी अरब जो है वो अपनी मतलब दिफा के लिए और पाकिस्तान की जानिब या उसकी जानिब देख रहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान ने जितना खलीजी ममालिक पे अमेरिकन बेसिस का नुकसान कर चुका है, इवन एयरपोर्ट तक पे जो हमला करने की बात की गई थी, तो इस वक्त आ रहा है सऊदी अरब के मजीद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाए और उसमें पाकिस्तान एज अ सालिस किरदार अदा करेगा तो उसका मजीद नुकसान होने से बचेगा। फिर उसके बाद जनाब जो सऊदी अरब उसका कतर का फायदा है, तुर्किया का फायदा है। तुर्किया ये चाह रहा है जनाब कि उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल असिस्टेंस की मद में हेल्प की जाए, क्योंकि आप देखिए कितना ज्यादा तो बजट है सऊदी अरब का ना, 80 अरब डॉलर तो तुर्किया से भी ज्यादा बजट है, और असलहे का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब रहा है दुनिया में। तो जितना सऊदी अरब खरीद चुका है, तो जितना पैसा उसके पास है, अब उनकी जो कान है एक मतलब जो तो तुर्किया का जो एक मतलब एक प्रोग्राम है कान की मद में, वो चाहता है कि उसको दिफाई बजट जो है वो तुर्किया से मिले, ठीक है। और ओके डॉक्टर सुंदस, इफ़ यू अलाउ मी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की है उसमें एक लाइन बड़ी अहम है, और वो ये कि आई एम हैप्पी टू सी मिडल ईस्ट डिफेंडिंग देमसेल्व्स, इस तरह की उन्होंने बात की है। दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि खित्ते में अब अमरीकी अड्डे को उनकी जो पुरानी वाली सूरत है उस पर वापस जाने देंगे नहीं हम। क्या हम इस सिचुएशन को मिला के ये कह सकते हैं कि पिछली सदी अमरीकी तसल्लुत की थी और ये सदी अमरीका के खित्ते से दुम दबा के भागने की है? पहली आधी बात तो आपकी बिल्कुल वजह है, लेकिन अभी जो हालात जा रहे हैं मिडिल ईस्ट हाथ से जाता जा रहा है, तो ये कहना कबल वक्त होगा कि ये सदी जो है वो अमेरिका, वैसे दुनिया की अगर आप डेमोक्रेसी की हिस्ट्री देखें तो दुनिया की जो हिस्ट्री में एक सदी एक मुल्क जो है वो सदी पे निफ सेंचुरी जो है अमेरिका ने जो हेजमनी रही है, अब शायद हेजमनी के कम होने का वक्त तो जरूर है, लेकिन बिल्कुल अमेरिका जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से गायब हो जाएगा, ये भी कहना चाहिए। रशिया भी गायब तो नहीं हुआ, पिछली सदी रशिया की थी अगर निफ सेंचुरी, तो रशिया यूएसएसआर के हिस्से टुकड़ों के बाद भी आज भी रशिया जो है उसको हम एक सुपर पावर के तौर पर ही जानते हैं, तो अमेरिका को भी जानेंगे। लेकिन हाँ, मिडिल ईस्टर्न खलीजी ममालिक पे से अमेरिका की जो जारादारी है वो कम या खत्म हो चुकी है, और अब खलीजी ममालिक बिल्कुल इन्हिसार नहीं कर रही, ये कहना बिल्कुल वजह होगा। उनकी फौजी अड्डों की हालत ये है कि वो वक्ती तौर पर छुट्टे फिर रहे थे, दसियों हजार तो फौजी जो तैनात थे अमेरिकन बेसिस पर, या तो वो अब इस काबिल नहीं रह के रिटेलिएट कर सके, या इनकी हालत जार जो है वो भी वापस जा चुके हैं। और अब देखिए कब डिफेंस खलीजी ममालिक को 2019 में जब हमला किया ईरान और सऊदी अरब के माबैन जो झड़पे थे, 2025 में जब इसराइल ने कतर पर हमला किया, इसराइल ने 2025 में डिफेंड किया था अमेरिका ने। बिल्कुल ठीक है, जो सोल गारंटर वाली बात थी कि अमेरिका गारंटर बनना था इन ममालिक का, यानी गल्फ कंट्रीज़ का, वो नहीं दे सका उनकी सेफ्टी की, तो फिर अब क्या उसकी हेजमनी ख़त्म होने जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। भाई ऐसी खबरें आ रही हैं क्रिकेट से कि जिनको सोच भी नहीं सकते थे हम 5 साल पहले, लेकिन वो अब वो होता जा रहा है। इसकी वजह है क्या आखिर? अब जो सिचुएशन बनी है वो ये कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया है टेस्ट मैच, वो भी टेस्ट मैच। क्या ही बात है, आप यकीन करें कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया एशियन टीम्स तो कुछ करती ही नहीं थी वहाँ पे, और पाकिस्तान को भी जीते हुए पता नहीं सदियाँ हो गई हैं। श्रीलंका तो कभी जीता ही नहीं है टेस्ट मैच वहाँ पे।
But now Bangladesh doing this is something beyond Absolutely. मतलब for the imagination. first time it has happened. और जिस तरह से हसन महमूद ने बॉलिंग की है, मेरे जहन में एक ही सवाल आता है और वो ये है कि आप जब बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, तो आप बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर किसी पेस अटैक को सबसे ऊपर रखते थे, वो था पाकिस्तान का पेस अटैक। तो आइए इसी पर बात करते हैं, पाकिस्तान का पेस अटैक क्या हमसे छीनकर बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। बड़ा मासूमाना सा सवाल है, जवाब देंगे सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। सर, सीधा सा सवाल है मेरा कि अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में हरा देता है और उनका पेस इतना शानदार काम करता है, क्या हम ये बोले कि बांग्लादेश ने हमें रिप्लेस कर दिया इन बेस्ट पेस? सवाल भी मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसका तो मुझे भी जवाब नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है क्रिकेट की बात करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिकली बात अगर करूं तो 2026 कुछ ज्यादा ही बुरा उनके लिए जा रहा है। पहले तो वर्ल्ड कप से आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में नॉकआउट हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको T20 ओडीआई सीरीज में शिकस्त दी, फिर बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज हारे भी थे, आपको याद हो। जी हाँ। फिर होम के अंदर जाके टेस्ट मैच बांग्लादेश ने शिकस्त दी। अगर आप पूरा इसको सिनेरियो को देखें तो मेरे लिए इसलिए बांग्लादेश की टीम की बात करना ज्यादा बनता है कि एक टीम वो है जिसने, आपको याद हो कि बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से बाहर हुई, अनफॉर्चुनेट वो सारा सिनेरियो हुआ। उसके बाद आपका अपना एक हार्ट ब्रेक भी होता है, क्योंकि फैंस हैं, बहुत से लड़के थे जिनका शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, आपको नीचे लगाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया, बांग्लादेश को इज्जत भी दिलवाई, सारा कुछ किया। लेकिन आप उस अरसे के अंदर देखें कि आपकी टीम कितनी मेंटली स्ट्रांग होकर ऑस्ट्रेलिया गई है। आपको याद हो, इससे पहले नहीद राना की बात हो रही थी कि नहीद राना टीम में मौजूद नहीं है, तो उनका नाम होना वो जरूर कहीं ना कहीं कॉस्ट करेगा बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश के जो बॉलर्स ने अपना दुर्गत बनाई है ऑस्ट्रेलिया की, आप चाहे बैट्समैन की बात करें, आप चाहे बॉलिंग यूनिट की बात कर लें, जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको बांग्लादेश की तरफ से नजर आई है। सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया वो खास करके आप हसन महमूद की आप बात कर लें, जिन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब स्पेयर अटैक मौजूद नहीं और आपकी बॉलिंग लाइनअप उस स्पेयर अटैक के बावजूद जाके परफॉर्म करती है, तो नजर आता है कि आपने अपने डोमेस्टिक पे कितना ज्यादा काम किया है। सबसे ज्यादा फिर मजा वो मिचेल स्टार्क का आपको पता है, क्योंकि उनका एक मेंटालिटी भी है, ऑस्ट्रेलिया की साइकोलॉजिकली उनके दिमाग से खेलते हैं। मिराज के साथ वो जो एक अनबन चल रही थी, मिराज ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स भी खेली बीच में, तो जबरदस्त एक परफॉर्मेंस थी जो कि मैं कहता हूँ आने वाली बहुत टाइम के लिए याद रहेगी। अच्छा ओवैस, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन एक तो ये कि जो आपने डोमेस्टिक वाली बात की, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल इस वजह से भी कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपने डोमेस्टिक के साथ छेड़छाड़ की थी, कुछ बॉल्स जो थी उनके साथ गालिबन छेड़छाड़ की, और इस वजह से उनका इतना बुरा हशर हुआ। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ जो हमने भी अपनी डोमेस्टिक के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद हमारा भी इतना बुरा असर हुआ। हमारे लिए क्या की लेसन्स हैं ऑस्ट्रेलिया की इस परफॉर्मेंस से कि जब आप इतने हैवी वेट हों, कि जब आप हराना आपको कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वहाँ से लेके और यहाँ तक का सफ़र, जो ऑस्ट्रेलिया ने गलती की वही हमने की और हम भी वही भुगत रहे जो ऑस्ट्रेलिया भुगत रहा है। अच्छा, दो चीजें यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने, आपको पता है, थोड़ा बहुत अपना कुछ रद्दोबदल जरूर अपने डोमेस्टिक में किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो, अगर आप उस डोमेस्टिक सेटअप की अगर बात करें, वो इतना कंपेटिटिव है कि आप उसको बीट नहीं कर सकते। क्योंकि जहां पर आपको पता है करिकुलम हो एजुकेशन के अंदर, तो आप सोचें कि वो कितना ज्यादा इसको सीरियस लेते हैं अपनी स्पोर्ट्स को। और वहां पर अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ था, मैं स्टार्ट उसका शेयर करूं, लाइफ का टूर्नामेंट था, जिसमें मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि 70% फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया एज कम्पेयर टू मेंस। अगर बच्चों की बात करूं तो इतना ज्यादा वो रुझान लेके आते हैं। उनकी जो शील्ड क्रिकेट है वो दुनिया की वन ऑफ दी टफेस्ट अपना डोमेस्टिक क्रिकेट है, जहां पर अगर वो बंदा खेल जाए तो बड़ी बात होती है। आई गेस शायद हमारे एक दुक्का ही जो उनसे प्लेयर्स वो खेल चुके हैं, उसके अलावा किसी ने खेली नहीं है वो। लेकिन मसला कहाँ पर आपको नजर आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी, उनके जो आई गेस जो बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने भी ये बयान देने पर मजबूर हुए कि आईपीएल का जो अगला सीजन आ रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, खास करके फास्ट बॉलर्स हैं, वो ना खेलें, अपने आप को सीजन के लिए अपना तैयार करें। चाहे वर्ल्ड कप है, चाहे आगे आपको पता है एशेज भी आ रही है, उसके लिए तैयार रखें, वो अपने आप को बैकअप के लिए तैयार कर रहे हैं। उनको भी अब समझ आ गई कि ये मामला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि आपको पता है आईपीएल ने जितना मैनिपुलेट पूरी दुनिया में किया, आपके प्लेयर्स अपनी मेन ड्यूटीज को छोड़ के वहां पर जाके खेलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको याद हो पाकिस्तान के अंदर जो सीरीज थी, जो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई थी, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने जाना था, उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन कुछ और था, वहां की सारी टीमें ज्वाइन कर लिया, कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, उनको हर्ट हुआ है। तो ये चीजें बड़ी उनके आगे आ रही हैं। लेकिन मुझे पता है एज फैक्टर की भी उससे बात हो रही थी कि जो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स हैं
एज कम्पेयर टू एक शायद उनके पास यंगस्टर है, बाकी सारे जितने भी सीनियर है वो 30-32 साल की उम्र से ऊपर हैं। लेकिन वो इतना ग्राइंड करते हैं प्लेयर को डोमेस्टिक के अंदर, उनका ज्यादातर आप डेब्यू देखो तो 30 साल 31-32 की साल के जाके अंदर डेब्यू होता है, तब जाके वो लड़का एक तैयार पीछे बैठा होता है, उनके 3-4 लड़के तैयार हैं। लेकिन इनको बैटिंग पे मुझे जहां तक फील होता है कि काम करने की जरूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी आप देखें तो इतनी कोई सच परफॉर्मेंस थी नहीं। ट्रेविस हेड आप देखें उनकी बुरी परफॉर्मेंस थी, वेदरलैंड की बात करें वो बड़े जल्दी आउट हो गए, लेबुशेने की बात करें तो बहुत अरसे उससे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए, लेकिन उनकी कोई एज सच कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आती। स्मिथ में बहुत ज्यादा रिलायंस थी, लेकिन बांग्लादेश की जैसे मैंने कहा कि बॉलर्स ने जिस तरीके से मेहनत की है और खास करके इनको शिकस्त दी, और फिर आपको बैटिंग को भी दाद देनी पड़ेगी। आप मिराज की बात करें, उनका रिकॉर्ड भी है कि बैक टू बैक अपना स्कोर करना बांग्लादेश के लिए। तंजीद हसन की आप बात कर लें तो दैट स्पीक्स फिर कि आपने कितनी सीरियस अपनी क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने लिया। राइट, एंड विद दैट क्या हमें अभी तैयारी के बारे में बात कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंग्लैंड? हमने वार्म अप मैच देखा 3 डेज का, सऊद शकील के लिए कहा जा रहा था कि क्या डिपेंड करता है कि वो टीम में होंगे या नहीं विद हिज एवरीथिंग, उनकी इंजरीज, उनकी अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ें हैं। सेंचुरी मार दी उन्होंने वार्म अप पे बीइंग द कैप्टन। What do you think? What are you looking at when it comes to our batting order against England starting from 19? दो चीजें हैं कि आपने बहुत अरसे के बाद आपको पता है पाकिस्तान ने एक वार्म अप मैच खेला, वरना वार्म अप मैचेस अब ज्यादातर कम ही हो चुके हैं टूर पे। खाली पाकिस्तान की बात ना करूं, किसी भी टीम की आप बात करें तो आपको बहुत ज्यादा कम नजर आते हैं। मुझे पता है वो विकेट को लेकर भी तनकीद हो रही थी, ग्राउंड को लेकर भी तनकीद हो रही थी, लेकिन इस दफा समर इतने सख्त अपना इंग्लैंड में हुए हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रही कि आखिर वेदर, आपको पता है सारा पूरी दुनिया के अंदर चेंज हो रहा है। और आपने पहला मैच नॉर्थन साइड पे खेलना है जो कि लीड्स है, वहां पर थोड़ा सा आपको पेस भी एक्सट्रैक्ट होता है और आपको थोड़ी मूवमेंट मिलती है। फिर आपने बर्मिंघम वगैरह ट्रैवल करना है जहां पर स्पिनर्स जोन से वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे, थोड़ा सा आपको शायद बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स भी आपको मिल जाएं। लेकिन साउथ शकील का फॉर्म में आना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर सलमान अली आगा आपको पता है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रिजवान के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस मैच के अंदर भी परफॉर्म नहीं किया। अली उस्मान ने फिर 5 खिलाड़ियों को आउट किया, उसकी कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा एक बूस्ट मिला होगा, क्योंकि आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन वो बड़ा एक जबरदस्त यहाँ पर चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान टीम की इस वक्त, इमाम ने भी स्कोर किया, अच्छा लगा, लेकिन सारा का सारा दारोमदार, फिर मैं कह रहा हूँ मुझे पता है वो बात हो रही है जोफ्रा आर्चर या पेस पैट्री वर्सेस द पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि वहां पर आप टेस्ट होंगे खास करके शॉर्ट पिच के आगे और जो थोड़ा सा बॉल मूव होता है। लेकिन पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि वो किस तरीके से आगे लेके चलता है, क्योंकि आपका स्टार्ट के अंदर आपका रन रेट की बात कर लें, आपका स्ट्राइक रेट की बात कर लें, वो बड़ा जबरदस्त है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन जैसे जैसे आप डीप इन द टेस्ट मैच जाते हैं तो ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा नीचे ड्रॉप होता है, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। तो लेट्स होप कि आपका मिडल ऑर्डर इसको कॉप अप कर सके, एंड वी आर होपिंग कि बाबर आजम को जो भी दाएं हाथ में इंजरी हुई थी वो सीरियस नहीं है इतनी। व्हाट आर द अपडेट्स ऑन हिम ओवेस? नहीं, मुझे क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट है कि ही इज वेल, उसकी इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी उनकी थी नहीं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर भी हैं, तो ही विल बी वेल बिफोर द मेन मैच। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान अपनी कॉम्बिनेशन के साथ क्या जाता है, क्योंकि आपके पास जो बॉलिंग लाइनअप इस वक्त मौजूद है, टेरवे क्विक नाम के बॉलर्स नहीं, लेकिन ये लड़के ज्यादातर इंग्लैंड में खेले हुए हैं। आपको याद हो इमाम ने रिसेंटली काउंटी क्रिकेट भी वहां पर खेली जिसमें बैक टू बैक स्कोर किया हुआ है। शान मसूद का फिट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने वहां पर क्रिकेट खेली है, उनको इन कंडीशंस का पता है। आप डेजी की बात करें, मोहम्मद अली की नॉटिंगम शायर से भी वो खेल के हैं, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी वहां पर भी। तो पाकिस्तान के पास वो सारा का सारा जूस मौजूद है, लेकिन मसला ये आता है कि जब आप बात करते हैं खास करके इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज की, मुझे पता है टेस्ट चैंपियनशिप से आप बाहर हो चुके हैं, इस वक्त आपकी टीम बिल्डिंग फेस में, लेकिन स्टिल आई नो इंग्लैंड आर फेवरेट्स, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप इतनी तगड़ी है कि हम उनको अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। ऑन द बैटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। सो आई होप कि जब हम 21 तारीख को आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, क्योंकि 19 को ये मैच शुरू होगा, तो 21 तक कुछ ना कुछ मैच हमारे हाथ में आ जाएगा, जितना आप कॉन्फिडेंट हो। भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड द अपडेट इज बाबर एज वेल एंड ही विल बी लीडिंग। तो चलिए ये एक बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे मीर रजा कत्ल केस की, जिसकी तफ्तीश में अब अहम पेशरफ्त मजीद सामने आई है, और वो ये कि जो मकतूल के बिजनेस पार्टनर हैं
उन्होंने गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू किया है। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की है, जिस पर अदालत ने यह वाजे किया है कि जमानत हो या ना हो, तफ्तीश में शामिल तो होना होगा। एब्सोल्युटली। दूसरी जानिब तफ्तीश का दायरा कार जो है वो मकतूल की मोबाइल सिम तक अब पहुंच चुका है और अदालत ने शफाफ तहकीकात और तफ्तीशी पेशरफ्त से मुतालिक अहम जो हिदायत हैं वो जारी कर दी हैं। तो कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, कुछ ज़मानतें हुई हैं, कुछ जो है कोर्ट ऑर्डर्स भी आए हैं सामने। तो इन सारी चीज़ों में अब क्या हाईलाइट है वो जान लेते हैं। खुर्रम गुलजार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, बताइएगा कि इस वक्त की हाईलाइट ऑब्वियसली सबको हर कोई यही समझ रहा है कि जो पार्टनर हैं और उनको ये खदशा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो चाहते हैं कि उनको ज़मानत मिल जाए, गिरफ्तारी से पहले बेल मिल जाए। क्या कहा जा रहा है इसके बारे में और उनके ऊपर क्या शक्कुक व शुबहात है? क्या फैमिली को भी कोई शक्कुक व शुबहात थे उन पर? देखें, बिजनेस पार्टनर तो ऑलरेडी पहले से ही पुलिस के अंडर ऑब्जर्वेशन थे और उनको तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा था। इसी अच्छे के पेश नज़र जो कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, तो ये बिजनेस पार्टनर अहमद हैं जिन्होंने अदालत से रुजू किया और अपनी जमानत के लिए दरख्वास्त दी। अदालत ये का जो वकील हैं रजा के, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ तैयार किया गया कि अगर सिर्फ एक अहमद को ही जो बिजनेस पार्टनर है इनको बेल दे दी जाएगी तो फिर मज़ीद जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग जमानतें लेके एक साइड में होकर बैठ जाएंगे और तफ्तीश को ज्वाइन नहीं करेंगे। और अहमद के पेश नज़र जो वो कोर्ट गए थे कि उनको बेल मिल जाए और बार बार पुलिस का सामना उनको ना कर, यही वजह थी। और इसी को बुनियाद बनाते हुए रजा की जो इनके जो पार्टनर हैं रजा के, उनको जमानत नहीं दी गई और ये कहा गया कि आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है और आप अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी करें और शहर से आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। पुलिस की तफ्तीश को आपको वैसे भी ज्वाइन करनी थी अगर आपको जमानत दे भी लेते, लेकिन जमानत नहीं दी गई है और उनको ये कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन रखें और जिस तरह से पुलिस तफ्तीश में आपको कहती है उस पर आपको अमल करना है। साथ ही जो कमेटी 5 रुकनी कमेटी बनी थी, फिर रजा के जो वालिद हैं उनकी जानिब से DSP जो है सिराज अशारी, उनको शामिल किया गया, एक SSP को शामिल किया गया। उसके बाद मजीद 2 अफसरान जो हैं उनको और शामिल किया गया, जिसमें DSP हनीफ खान है और एक इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी। तो अब ये जो कमेटी है वो 9 पर मुश्तमिल हो चुकी है और फिर 9 टीम जो पूरी टीम बन रही है और इसके ऊपर हर टीम का जो अफसर है वो अपने अपने कामों के ऊपर वर्क कर रहा है। जियो फेंसिंग भी कराई गई है, काफी सारे नंबर जो है वो वहाँ पर आए क्योंकि जिस मुकाम पे ये रजा का मर्डर हुआ या डेड बॉडी जहाँ से मिली है उस जगह काफी सारे टावर्स जो है वो कनेक्ट करते हैं गुलस्तान जौहर। तो काफी सारे नंबर सामने आए, उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है कि वो IO खुद कर रहे हैं। इसी तरह जो रजा की फैमिली है उन्होंने भी इनका भी एक और उनका मुतालबा सामने आया है कि DIG ईस्ट हैं फरूख लंजार, उनको ओहदे से हटाया जाए क्योंकि उनकी ही गफलत की वजह से ये सारा कुछ हुआ और केस तकरीबन 12 दिन की पेंडिंग के बाद मर्डर की तफ्तीश शुरू हुई क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो ये सारा मामला खुदकुशी की जानिब था। लेकिन जब केस की इन्वेस्टिगेशन 12 दिन बाद जब टीम बनी जो कि आमिर फारूकी की सरबराही में बनी है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि तफ्तीश शुरू, उनका कहना है कि हफ्ते महीने जिस तरह से ये तफ्तीश हो रही है और जो तमाम जो CCTV फुटेज जो रह गई थी उनको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुतादिद जगहों के बारे में तो ये भी सामने आया कि CCTV फुटेजेस क्योंकि दिन ज़्यादा गुजर चुके थे, बहुत सारी जगह DVR में 7 दिन का स्पेस होता है, किसी जगह में 10 दिन का, किसी में 12 दिन का। तो ये 12 दिन को तफ्तीश लेट हुई, इसकी वजह से बहुत सारी जगह से CCTV फुटेज मिस भी हुई हैं। लेकिन अभी किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम है ये काफ़ी चीज़ें जो है वो हासिल कर चुकी है और मुमकिन है कि उसके अंदर ये मामला जो है वो सामने आ जाएगा कि ये मर्डर कैसे हुआ और कौन लोग इसमें मुलविस हैं। भी कहा जा रहा है कि 1 से ज़ायद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो प्रॉपर इस पर वर्क कर रही है और तकरीबन जो तहकीकाती जो इदारे हैं, तहकीकाती जो अफसरान हैं, उनका यही कहना है कि काफ़ी बिल्कुल ठीक है, कामयाबी मिल चुकी है और जल्द जो है वो ऑल राइट। बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार। यकीनी तौर पर इसका दायरा कार है वो बढ़ा दिया गया है और हर कोई
ख़ास करके कराची में जब हम बात करते हैं इस केस की जानिब यही सोच रहा है कि जो भी इसमें अफेक्टीज़ हैं उनको इंसाफ मिल सके, ख़ास करके जिस शख्स को इस बेदर्दी के साथ मारा गया है, कत्ल किया गया है, उसको इंसाफ मिल सके। आगे बढ़ते हैं, कुछ वाइडर होराइजन में सूबों की क्या सूरत हाल बन रही है और मुल्क भर में सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसका जिक्र कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान ने नए जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उसके बारे में बात कर रही है, नए सूबों के क़याम के वक्त की ज़रूरत करार देते हुए जो बड़े कौमी डायलॉग का इशारा दे रहे हैं वो कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए ताकि जो गवर्नेंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बढ़ती आबादी, इंतज़ामी मसाइल के पेश नज़र मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, जबकि जो मुखालफीन है ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी इसे सिंध की तकसीम की कोशिश करार दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या नए सूबे वाकई बेहतर तर्ज हुक्मरानी का रास्ता है या ये मुतालबा सियासी मफादात से जुड़ा हुआ है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद वोरा साहब, आप रहनुमा MQM पाकिस्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, और बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। अरशद साहब, इस पर पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ हो रही है और एक मरतबा फिर ये मामला लसानी बुनियादों पे चला जाता है, और आप देखें जाके सोशल मीडिया से लेकर तमाम तर प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे हर वक्त यही चीज़ चलती रहती है कि जनाब फ़लाँ इतने आए, वो फ़लाँ ज़मीन लेकर आए, फ़लाँ मतरूका और ये वो। हालांकि बात तो मैनेजमेंट की हो रही है, बात तो जो शहर में क्राइसिस है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए उसकी हो रही है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और कौमी डायलॉग आप लोग कैसे उसको आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैसल, बात ये है कि आपने जैसा भी कहा कि वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, तो शायद आज हमारा मुल्क इस हाल में ना होता। और पर्टिकुलरली कराची शहर का जो हाल है, विच हैज़ बिकम ऑलमोस्ट नॉन मैनेजेबल, इमैनेजेबल, और जो है जो हाल कराची का है वो आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। जहाँ पर मैनेजमेंट टोटल फेलियर हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल उसे फेलियर शायद बहुत छोटा लफ्ज़ होगा। गर्ज़ ये कि यहाँ पर जो है, और फिर पॉपुलेशन जो सिंध की है 7 करोड़ से प्लस की पॉपुलेशन है। इसी तरीके से पंजाब की पॉपुलेशन 13 करोड़ की है। तो आप ये देखें कि ये आज की डिमांड नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड है। अच्छा, डिमांड एक्चुअली तो ये डिमांड भी नहीं होनी चाहिए, ये तो वफाक को सोचना चाहिए था बहुत शुरू में कि हमें इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क को मजबूत करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम छोटे-छोटे यूनिट्स बनाएं, जैसे कि पूरी दुनिया में ये एज ए सक्सेस मॉडल है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इसको लसानी बुनियादों पर तकसीम करके, और आज जो ये शोर उठ रहा है लसानी बुनियादों का, ये वैल्यू नहीं रखता। उसकी वजह ये है कि ये अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के गरीब आवाम को कुछ डिलीवर किया होता, कोई उनके पास परफॉर्मेंस कार्ड होता, कोई उन्होंने कोई ऐसी रिमार्केबल चीज़ की होती जिससे कहते कि हाँ भाई सिंध के अंदर जो है बहुत तरक्की हुई है, सिंध जो है एक बेहतर सूबा है, सिंध जो है नीट, क्लीन एंड ग्रीन है, तो फिर हम मानते हैं इस बात को। यहाँ पर आपके पास जो है यू कैन नॉट इवन मैनेज वाटर ऑफ द सिटी, आप लोगों को पानी नहीं दे सकते, आप लोगों को एक क्लीनर एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते, आप कचरा इस शहर से उठा नहीं सकते हो, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का बना नहीं सकते हो। आप एक सड़क शुरू करते हो, उसको 5 साल हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है मेंटली लोग जो है बीमार हो चुके हैं, जहनी तौर पर लोग बीमार हो चुके हैं। तो आप अब फेल हो, और क्या आपको सबूत चाहिए दिखाने के लिए कि आप फेलियर हो? आप एक 18 साल में मलिर एक्सप्रेसवे दिखाकर ये तो नहीं कह सकते, वो भी आपके पैसों से नहीं बनी, वो भी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाई है। आप अस्पताल दिखाते हो पूरी दुनिया को कि हमने देखो सिंध में ये अस्पताल बना दिए। नन ऑफ देम इज मैनेज्ड बाय सिंध गवर्नमेंट। ये जो अस्पताल हैं इनमें इन्वेस्टमेंट की है, और ये पेशेंट एड फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कराची के बिजनेस कम्युनिटी और कराची के फिलैंथ्रोपिस्ट के पैसों से चला रही है। इस मैनेजमेंट में सिंध गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। तो ये आपका 70 लाख बच्चा जो है वो तालीम से बाहर है,
आपके पास क्या चीज है दिखाने को? व्हाट डू यू हैव टू शो? अच्छा अर्शद साहब, हमारी कुछ दिन पहले सादिया जावेद साहिबा से बात हो रही थी और सूबों के बारे में बात हो रही थी, तो वो ये कह रही थी कि आप 35-40 मिनिस्टर्स ले आएंगे, तो क्या 35-40 मिनिस्टर्स नए लाने से इंतज़ाम मज़ीद डिवाइड होगा और मुश्किलात पैदा होंगी या फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? उनका ये कहना है कि भाई पहले आप जाके पंजाब में सूबे बनवा लें और फिर आपको सिंध अगर ब्रेक करना है तो सिंध के भी हिस्से कर लीजिएगा और उसके भी मज़ीद सूबे कर लीजिएगा। एक चीज़ और जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की बात करती हैं, ये वो तब बात कर रहे हैं जब एक तरफ रेफरेंडम की बाज़गश्त हो रही है कि जी अगले 6 महीनों में सूबे बनने जा रहे हैं और रेफरेंडम के थ्रू बात आगे बढ़ेगी। तो इस सारी सूरत हाल में एमक्यूएम किस समत में खड़ी हुई है? देखिए, एमक्यूएम, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एमक्यूएम की तो डिमांड है कि हमें जो है प्रोविंसेस बनाने चाहिए और बिल्कुल चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हो। देखिए, आई डोंट थिंक, ठीक है, रेफरेंडम कुड बी वन रिजॉल्व, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो हमें तो सूबे इसलिए बनाने हैं। अच्छा, फिर जब ये सिंध की तकसीम की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल है। कराची सिंध सदर, यानी अगर ये फैसला किया जाता है कि रेफरेंडम के जरिए ही अवामी राय जानी जाएगी, तो विल एमक्यूएम स्टैंड विद रेफरेंडम और विल इट सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? No, definitely we will support each and every action which has been taken to resolve the issues of provinces. We will definitely, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए। देखिए, पीटीआई हक में है, पीएमएलएन कह चुके हैं, पीएमएलएन के कई बुजुर्ग कह चुके हैं कि हमें जो है सूबे चाहिए। हजारा के लोग कह चुके हैं, बावलपुर के लोग कह चुके हैं। तो सूबे तो बनने चाहिए। सूबे बनाकर आप अपने आप को आसानी में लेकर आओगे। और ये जो बात कही है किसी ने कि भाई यहाँ पे 25-30 मिनिस्टर, नो, नॉट दैट। आई मीन, इफ देयर इज अ स्मॉल प्रोविंस एंड दैट डिसाइड्स के only needs 10 ministers, so it will have 10 ministers. अर्शद भाई, क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं, हालांकि मेरे पास सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे एक दो मुख्तसर कर देता हूँ। देखिए, पंजाब में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, ठीक है, हम सबको पता है नहीं है, लाहौर में नहीं है, लेकिन लाहौर जिस तेज़ी से तरक्की कर गया है, कराची आप आज उसको देख के शर्मा रहा है। तो मसला नए सूबे बनाने का है, नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का है, या तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटर लाने का है? क्योंकि बंदा अगर करने की ठाने तो वो सूबे या नई सूबे इंतजामी यूनिट है या नहीं, वो फिर भी कर जाता है। देखें, ये तो परफॉर्मेंस की जो बात है, इसमें ओनरशिप की बात है ना। परफॉर्मेंस जो है ओनरशिप पे डिपेंड करती है। जब आप ओन करेंगे तो परफॉर्म करेंगे। यू डू नॉट ओन इट, यू डू नॉट बिलोंग टू दिस सिटी। आप जो है, आप यहाँ से ताल्लुक नहीं है आपका, आपके दिल में इस शहर का दर्द नहीं है। आपके दिल में इस शहर की, आपकी नजर इस शहर के पैसों पे है जो 18 साल में आपने 25,000 अरब रुपए वफाक से लिए हैं। आपकी नजर उन पैसों पर है। आपको जो खटक रहा है वो ये खटक रहा है कि आपने जो सिस्टम बना के रखे हुए हैं यहाँ पर, और जिस सिस्टम से आप रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए यहाँ रिश्वतखोरी मचा के रखी हुई है आपने, तो आपको तो वो डर है कि ये आपके हाथ से जो है ये तमाम चीजें निकल जाएंगी। आपको परफॉर्मेंस का कोई नहीं, परफॉर्मेंस करनी होती तो आप बहुत पहले कर चुके होते। बिल्कुल ठीक है। आपको ओनरशिप लेनी होती तो आप बहुत पहले ले चुके होते। जस्ट 30 सेकंड्स। क्या ये मुमकिन नहीं कि पीपल्स पार्टी वालों को भी साथ लेके, अब अगर वो इसको ऐसे कंसीव करते हैं कि भाई ये धरती तो हमारी माँ है, सिंध धरती हमारी माँ की तकसीम नहीं होने देंगे, तो क्या इस चीज़ को ऐसे लेके नहीं चला जा सकता कि चले ठीक है हम नहीं करते सूबे, लेकिन इंतजामी यूनिट बनाते हैं, आप सिंध की तकसीम ना करें, लेकिन हाँ, लेकिन एक थर्ड टीयर आप उसको मजबूत कर दें? देखें, इंतजामी यूनिट्स तो बनने हैं और इंशाअल्लाह ताला बनेंगे। थर्ड टियर की मजबूती की जब बात आती है तो आपने थर्ड टियर को मजबूत कब किया है? आपको जब हमने आर्टिकल 140A को डिफाइन करने के लिए जब आपको कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, तो पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की और किसी पार्टी ने मुखालफत नहीं की। आप वोरा साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खुद थर्ड टियर की बात कर रही है, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करिए? वोरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वक्त की कमी है, माजरत चाहते हैं। गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई थी, बट वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो ये कि जमात इस्लामी पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज कर रही है पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों के लिए। इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है? हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है अफजाल से जानते हैं कि वहाँ पर एहतजाज की क्या सूरत है। अफजाल, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का चेयरिंग क्रॉस पर जो है वो आज धरने का दूसरा रोज़ है और इस वक्त जो है वो अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो धरने के शुरका हैं उनके साथ यहाँ पर नाश्ता किया जा रहा है। नाश्ते में जो है वो चने, नान और चाय का इत्माम किया गया है। अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब बताइएगा, नाश्ते का इत्माम किया गया है धरने के शुरका के लिए, आगे का क्या लाएमल होगा आपका? बस जनाब, हम यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक हमारा ये मुतालबा मंजूर नहीं होता कि जो नाजायज़ और भत्ते की सूरत में लेवी वसूल की जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत पर और 1 लीटर पेट्रोल पर 80 रुपये लेवी है, ये पिछले साल इन्होंने जो टारगेट IMF के मुशावरे से तय किया था वो भी पूरा हो गया है। उसके बाद तो ये सिरासर भत्ता है, सिरासर जगह टैक्स है, तो हम ये किसी की सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी आए यहाँ पर आकर बात करे। हम इस्लामाबाद कतई नहीं जाएंगे और जब तक ये बदमाशी और ये भत्ता लेवी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक हम यहाँ से उठ कर नहीं जाएंगे। और चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स पर हमारे धरने जो हैं वो जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में कारकुनान भी और नौजवान भी और वो लोग जो बाइके का काम करते हैं, जो फूड पांडा का काम करते हैं, जो इन ड्राइव चलाते हैं, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी हमदर्दियाँ हमारे साथ मौजूद हैं और वो अमली तौर पर भी शरीक है। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले और दीगर जो तबके के लोग हैं वो भी आज इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है कि गुड ट्रांसपोर्टर्स और दीगर शोबाए ज़िंदगी से जो लोग हैं वो भी उनके धरने में शामिल हो रहे हैं और जब तक हुकूमत लेवी टैक्स का खात्मा नहीं करती उनका एहतजाज और धरना जो है। अफजाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, लाहौर में भी एहतजाज जारी है, आगे क्या होगा इस पर हम आगे चल के मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। फ़ौरन से हाजिर हो गए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑन द नए सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स। बहस तो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है पूरे मुल्क में और ज़ोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में इस्लामाबाद में SDPI का जो इवेंट है उसके कौमी मुबाहिसे में नए इंतज़ामी यूनिट्स, गवर्नेंस बेहतर बनाने और मज़ीद इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकली पर जोर दिया है माहिरीन ने। अब माशी और इंतज़ामी माहिरीन ने इत्तफ़ाक़ इस चीज़ पे किया है कि बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी मसाइल के फ़ौरी हल के लिए नए सूबों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। एब्सोल्युटली। इस्लामाबाद में मुनक़िदा मुबाहिसे में माहिरीन ने ज़ोर दिया कि जो इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने का प्रोसेस है, यही जो है वो एक्चुअली आपके मसाइल को मज़ीद कम कर सकता है और उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप गवर्नेंस को डिवाइड करें ताकि अकाउंटेबिलिटी आ सके। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाका मौजूद हैं, आप साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़ज़ाना के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। विदाउट फर्दर डू, गोइंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, क्या वाकई ही माहिर माशियात के समझते हैं, चूँकि आप खुद भी वो मौजूद थे, इस डिस्कशन का हिस्सा थे, सो यू रियली थिंक कि क्या गवर्नेंस को अगर डिवाइड कर दिया जाए, यानी मज़ीद सूबे बना दिए जाएँ, हमारे जो मसाइल हैं करप्शन के, ट्रांसपेरेंसी के और दीगर चीज़ें गवर्नेंस के, ये सॉल्व हो जाएंगे? So everyone's looking for a developmental state. अगर इसका मतलब यूँ लें कि एक स्टेट जो एक चीयर लीडर का रोल प्ले कर रही हो, रेगुलेट कर रही हो, पॉलिसी साजी अच्छी कर रही हो, अगर इसको इस तरह समझेंगे आप, तो आप स्टेट की एक कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं। देखिए, आपको थोड़े से पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि आपने जो जो रिफॉर्म किए थे, फॉर एग्जाम्पल आपने 2018 में 2009 में जब 18वीं तरमीम की, तो आपका मकसद यही था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट से नीचे की सतह पर सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, ये सब, पावर्टी, ये सब डिवॉल्व कर दिया जाए। जी। मैं बार बार कहता हूँ कि जो रिफॉर्म हुआ है पहले हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। आज भी वफाक 17 ऐसे सब्जेक्ट चला रही है जो उसका काम नहीं है। आज भी वफाक डेवलपमेंट की मद में भी और जिसे कहते हैं आप करंट जारी अखराजात में भी वो खर्चे कर रही है, इनकम सपोर्ट में वो खर्चे कर रही है। सो दैट्स पिलर नंबर 1। पिलर नंबर 2 इज के NFC 2014 के बाद नहीं हुआ, तो अगेन आपने डिवॉल्व तो किया पर उसको रिव्यू नहीं किया 2014 के बाद, इसलिए टैक्सेस की कलेक्शन प्लस जैसे अभी 82% पे डिवीजन हो रही है, आज के दौर में इसको सोचने की जरूरत है। फिर अब आपने जो बात की ना सूबों की और नीचे सतह पर पैसे जाने की, पहले उसकी बात कर लेते हैं।
प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, जिसका मकसद ये था कि ये जो पैसे वफाक ने दिए हैं वो चारों सूबाई हुकूमतों के पास ना रह जाएं सिर्फ, बल्कि इससे नीचे की सतह पर जाएं। सो लोकल गवर्नमेंट्स का क़याम और पीएफसी, लोकल गवर्नमेंट्स का क़याम 140A आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि आपकी नाज़िम्स होंगे, आप लोकल सतह पर पैसे भी ट्रांसफर करेंगे। आज 5% ऑफ जीडीपी भी नहीं लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू खर्च होता। चाइना, जिसको आप अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं, वो 60% खर्च करता है। अच्छा, अगर ये सब चीजें जो आपने करनी है आप कर लेते हैं, और ये जो आर्टिकल 140A है, मैं बार बार कहता हूँ, इसकी तशरीह भी करने की जरूरत है कि इसमें लोकल गवर्नमेंट्स ने क्या फंक्शंस करने हैं, क्या कलेक्शंस करनी है, सो दैट ये 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट्स पे क्लैरिटी आ जाए कि इन्होंने क्या करने हैं। ये भी बात दुरुस्त है कि सूबे बहुत बड़े हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ, जिसे आप कहते हैं, साइज। हालांकि साइज महाराष्ट्र का हमसे 2 गुना है, उनका जीडीपी भी हमसे 2 गुना है। सो साइज इज नॉट द ओनली कंसर्न, बट साइज इज अ कंसर्न। अब इसका क्या मतलब है? जिस तरह बात साउथ पंजाब सराइकी वगैरह की हुई है, आप उन पे प्रोटोटाइप में मूव कर सकते हैं। और ये बात दुरुस्त है कि 25-26 करोड़ का आज मुल्क हो गया है। जब ये सूबे बने थे तो क्या 6-7 करोड़ का मुल्क था? तो आपको सूबों के बारे में एक डिस्कशन करनी चाहिए। इससे क्या मतलब है? अगर इंडिया की मिसाल ले लें, उन्होंने 50 की दहाई में एक कॉन्स्टिट्यूट किया कमीशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस। आप भी कीजिए, इस पे इत्तफाक़े राय कीजिए, पर इस कमीशन का मतलब, मेरा मतलब एक पॉलिटिकल कमीशन नहीं है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, द इकोनॉमिस्ट्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैव टू सिट टुगेदर एंड सी कि ये कैसे काम होगा। और इस तरह सराइकी सूबे की अलावा अगर आप केपीके में चले जाएं तो हजारा की बात हुई है। क्या ये लसानी बुनियादों पे होंगे? मेरा नहीं ख्याल। ये बाउंड्रीज कैसे बनानी है आपने जो कि इफेक्टिव गवर्नेंस करें। यही खाका साहब, एक आखिरी बात, आखिरी जो इस सब चीजों का जो है ना, वो एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है। जब तक आप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स को सही नहीं करेंगे तो ये चीजें सही नहीं होगी। अब ये है एक 5 ईयर गवर्नेंस मॉडल जिस एसटीपीआई का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें मैंने एक स्लाइड में ये 5 पिलर एक्सप्लेन किए हैं, और ये भी एक्सप्लेन किया है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे आपने प्रोफेशनलाइज करना है। अगर नहीं करेंगे, 5 साल बाद हम यही डिस्कशन कर रहे होंगे दोबारा। एग्जैक्टली। और अब हमने पिछले गेस्ट से भी यही बात की थी कि आप अपनी जो वर्किंग मशीनरी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर अगर तगड़ा नहीं है, आप निज़ाम कोई भी ले आएँ, फिर वो इसी तरह चलता रहेगा। तो खाकान साहब, जब बात सारी हो गई है, जब सिंध की बात आती है तो यहाँ पे एक लसानियत शुरू हो जाती है, बाकी सूबों में भी बड़ा मसला खड़ा हो जाता है कि जी हम नहीं होने देंगे तकसीम। मसला, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जी नए इंतजामी यूनिट्स लाएं, तो मसला आखिर कहाँ है? मसला शायद ये है कि हुई बेल द कैट, पहले बिल्ली के गले में घंटे कौन बांधे, कौन सा सूबा पहल करे कि आइए जनाब हम शुरू करते हैं। यही मसला आके फंस रहा है। देखिए, आसान तरीन तरीका तो इसका यह है कि लोकल गवर्नमेंट्स का चूंकि 140 से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वहां से शुरुआत की जा सकती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करके उसको डिफाइन किया जा सकता है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। सूबों पे जैसे मैंने कहा कि इसकी जिसे आप कहेंगे ना प्रोफेशनलाइज करना, कि ये सेटअप्स कैसे बनेंगे, इफेक्टिव कैसे होंगे। जैसे असल मकसद क्या है कि लोगों के करीब आ जाएंगे चीजें, और लोगों को लाहौर तक का सफर बहावलपुर से ना करना पड़े। इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। और सूबे 12-12.5 करोड़ का अगर पंजाब है तो ऑब्वियसली 57% ऑफ 26 करोड़ हो गया पंजाब, विच ग्रोन ह्यूज। तो इन सब को हल करने के लिए, मतलब नालियों का मसला लोगों की दहलीज पर तो लोकल गवर्नमेंट ही हल कर सकती है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। और अगर ये कमीशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये अगर आप एक प्रोफेशनल कमीशन बनाएंगे तो वो ये इन सारी चीजों का टेक केयर कर लेगा जिन चीजों से लोगों को खदशात हैं। देन ऑफ कोर्स देखिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस तो पॉलिटिशियंस नहीं करनी है, लीडरशिप्स नहीं करनी है। बाकी जो अदारे हैं, चाहे वो मुक्तदरा हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, उनको सपोर्ट करना है। पर सबसे ज्यादा ये बात भी यहाँ है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर का जिक्र किया ना, इनटेक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, प्रमोशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसपे कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इनटेक ही प्रोफेशनलाइज हो। ये सारा काम भी हमने पिछली कई दहाइयों से अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। इसकी बात तो बहुत हुई है पर कर नहीं पा रहे। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अगले 5 साल हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये चीजें हमें वापस आकर हॉन्ट नहीं करेंगी। मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ विदाउट टेकिंग मच टाइम, एनएफसी अवार्ड
बाद में पता चला कि जी अब आपको वफाक को ज़्यादा हिस्सा चाहिए, सूबों को कम देना है। सो हम कैसे इसको मेक श्योर करेंगे कि ये हमें बाद में तंग नहीं करेंगी चीज़ें, कि हमने डिसीजन ले लिया और वापस जाना है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऑनेस्टली इसका जवाब इज द फॉलोइंग। एक तो एनएफसी जाके पढ़ता कोई नहीं है। मैं कहता हूँ एनएफसी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि प्रोविंसेस ने 1.5% जीडीपी का जो है कमाई करनी थी 2014 में। ये लिखा हुआ है एनएफसी में। आज जब पिछला साल क्लोज किया है तो 1% ऑफ जीडीपी भी नहीं कमा रहे, जिसका मतलब है कि जो टैक्स बेस उनको दी गई, जीएसटी ऑन सर्विसेज, मोटर व्हीकल टैक्सेशन, लैंड वैल्यू टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये सब उन्होंने नहीं किया। मैम रिव्यू करना होता है, इसीलिए लिखा था कि 5 साल बाद एनएफसी रिव्यू होगा। आज 12 साल गुजर गए हैं। अगर हमने वो काम नहीं किए जो हमें अपनी गवर्नेंस के सुखम ठीक करने के लिए करने थे, और फिर हम डिस्पोंडेंट हो जाएं कि पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूं मैं बुलिश हूं पाकिस्तान पे, यार अगर हमने गवर्नेंस के वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए ही नहीं हैं तो फिर हम कैसे उसको समरात? बिल्कुल ठीक है, तो फिर बिल्कुल आप कैसे कहेंगे कि मैं खराब हूं? एब्सोल्युटली डॉक्टर खाकान, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास वक्त की कमी है, बट योर पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच। शोज में भी इस मौजू पे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। अभी फौरन से एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन से वापस हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सफारतखाने वाशिंगटन में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खूबसूरत मुजस्मा नस्ब किया गया है। कायद आज़म फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर आसिफ कदीर ने बानी पाकिस्तान की 150वीं सालगिरह के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान को मुजस्मा अतिया किया है। मुजस्मा पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर नस्ब किया गया था। डॉक्टर आसिफ कदीर इससे कबल टेक्सास में कायद आज़म लाइब्रेरी भी कायम कर चुके हैं, और साथ ही साथ इस पर कौसर जावेद हमारे नुमाइंदे वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं कि कैसा वहाँ पर लग रहा है ये मुजस्मा और लोगों के व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में। जी, वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाना के बाहर का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक खूबसूरत मुजस्मा नस्ब किया गया है। इसका रूनुमाई 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर की गई। ये खूबसूरत मुजस्मा नस्ब करने के बाद पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन में उन सफारत खानों की फहरिस्त में शामिल होगा जिन्होंने अपने कौमी हीरोज़ के मुजस्मे अपनी अपनी सफारत खानों में नस्ब किए गए हैं। सीनियर डॉक्टर पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ कदीर जो कायद आज़म फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 150वीं सालगिरह के मौका पर हुकूमत पाकिस्तान को अतिया किया है। डॉक्टर आसिफ कदीर जो कायद आज़म फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, उनके मुताबिक टेक्सास में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी का भी क़याम अमल में लाया है। डॉक्टर आसिफ कदीर के मुताबिक लाइब्रेरी का क़याम और हुकूमत पाकिस्तान को ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा अतिया करने का मकसद कायद आज़म की 150वीं सालगिरह के मौका पर बानी पाकिस्तान की खिदमात, कुर्बानियाँ, तालीम और उनकी शख्सियत के मतलब नई नस्ल, पुरानी नस्ल और बिलखसूस अमेरिकन को रोशनास करवाना है। कितना अच्छा लगता है जब पूरे मुल्क से आपको आपके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही होती है। यकीनी तौर पर वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों को इस पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा होगा। और जब आपके सितारे आपको एंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं और आप उनके फ़ैन होते हैं, तो यकीनी तौर पर आपको ऐसे स्टार्स के ऊपर भी बहुत फ़ख्र होता है। पाकिस्तानी सिनेमा के सुनहरी दौर की बात हो और शबनम का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अपनी खूबसूरत अदाकारी, मुनफरिद अंदाज और यादगार फिल्मी किरदारों के बाइस शबनम कई दहाइयों तक सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही। आज फिल्म स्टार शबनम की 80वीं सालगिरह है। 17 अगस्त 1946 को ढाका में पैदा हुई और शबनम के नाम से हम इन्हें जानते हैं, इनके फ़ैन हैं, लेकिन इनका असल नाम जो था वो झरना बासक था। बंगाली फिल्म से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया शबनम, और उसके बाद 1960 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो रुख किया और देखते देखते फिल्म बीनों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। गो के अलहदगी के बाद शबनम जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान जाके यानी कि बांग्लादेश जाके मुस्तकिल उन्होंने सुकूनियत अख्तियार कर ली, लेकिन आज भी वो पाकिस्तान गाहे बगाहे आती रहती हैं और यहाँ के मुख्तलिफ लिटरेचर फेस्टिवल में वो शिरकत करती रहती हैं। यानी कि रिश्ता नहीं टूटा अभी भी इस धरती से। शबनम यहाँ पे आती रहती हैं और अपनी यादें भी ताज़ा करती रहती हैं। उनकी कुछ यादें हम ताज़ा करते हैं।
चलिए इसी के साथ हम अब कहना चाहेंगे आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अब अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।